हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, ये जो हमारे आज की वीडियो है ये रहेगी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम आज कवर अप करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11 को। इससे पहले हम 10 जो मॉक टेस्ट है वो कवर अप कर चुके हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं सीडीपी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 11। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन है और मैचिंग वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों को ऐड कर रही हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो में आपके सामने में लेके आ रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट विद देयर फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कि इस साइड जो है ये सारे हमारे क्या है, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। नेक्स्ट टाइम है इनके फेमस एक्सपेरिमेंट, तो हमको इनको मैचिंग करना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो देखिए, थोड़ा स्क्रीन को मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो फर्स्ट जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे वो है इवान पावलव। तो देखिए, पावलव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यहाँ पे ये हम बात रहेगी हमारी। तो इन्होंने दिया था यहाँ पे डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट, कि जो कुत्ता और जो घंटी वाला जो प्रयोग था, इन्होंने एक जो ये डॉग ही था, इस डॉग को इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया था। लीवर में, उस बॉक्स में एक लीवर था जिसको जैसे जैसे जो डॉगी था वो दबाता उसको खाना मिल जाता था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पे पहले से अपलोडेड है। यहाँ पे हम इन शॉर्ट में चलेंगे, कंटेंट को कवर अप करते हुए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं इसी वजह से। तो इवान पावलव का हो गया यहाँ पे डोल एंड बेल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ए का थर्ड हमारा ये ठीक है। सेकेंड है BF स्किनर का। तो BF स्किनर का यहाँ पे तो बहुत ईजी है। देखिए, यहाँ पे स्किनर बॉक्स पहले ही नाम यहाँ पे मैंशन है, तो इनका है स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो बी का हमारा फोर्थ हो गया। ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सी है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक जी ने दिया था हमारा पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। और फोर्थ है अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिया था बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने एक डोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका डी का हो गया यहाँ पे फर्स्ट और सी का हो गया सेकंड। तो जो ए ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वही करेक्ट रहेगा, जिसमें कि इवान पावलव का है डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट। BF स्किनर ने किया था स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट एंड अल्बर्ट बांडुरा ने किया था बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर अप हो जाता है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेंथी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको कवर अप करेंगे। देखिए, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही ईजी होता है, बस हमको नीड होती है उसको अच्छे से समझने की। तो देखिए क्या है, इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर अलो स्टूडेंट्स टू चूज टॉपिक फॉर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। कि प्राइमरी क्लासरूम में जो टीचर है वो बच्चों को अलाउ करता है कि वो टॉपिक्स को चूज करे अकॉर्डिंग टू अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो उसको चूज करे टॉपिक्स को। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप, बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आइडियाज को, यूज करेंगे लोकल मटेरियल एंड प्रेजेंट व्हाट दे हैव लर्नड थ्रू ड्राइंग्स, रोल प्ले एंड स्टोरीज। और जो बच्चों ने यहाँ से सीखा वो उसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि थ्रू द किसके मीडियम से, ड्राइंग के मीडियम से, रोल प्ले का यूज करके और स्टोरीज का यूज करके। द टीचर ऑब्जर्व दैम, बच्चा जो टीचर है वो बच्चों को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली। ऑफर गाइडेंस व्हेन एंड नीडेड, जैसे जैसे बच्चों को नीड फील हुई गाइडेंस की तो टीचर यहाँ पे उनको गाइडेंस भी दे रहा है। एंड अप्रिशिएट देयर क्रिएटिविटी, और बच्चों की क्रिएटिविटी को यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन राइट और रॉन्ग आंसर, टीचर यहाँ पे राइट और रॉन्ग आंसर को लेके नहीं चल रहा है, बल्कि वो यहाँ पे सिर्फ बच्चों की क्रिएटिविटी को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस क्लासरूम सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो पूरा था ये पूरी क्लासरूम सिचुएशंस थी कि क्लास में क्या चला हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा अब आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द टीचर अप्रोच। कि यहाँ पे जो टीचर है, टीचर के यहाँ पे पर्सपेक्टिव से
यहाँ पे बाल केंद्रित और जहाँ प्रगतिशील शिक्षा यहाँ पे, उसका यहाँ पे हमको कौन सा सिद्धांत हमको देखने को मिलता है, कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ये चारों ऑप्शंस आपके सामने देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोराइजेशन एंड यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल। क्या सिर्फ रटना ही यहाँ पे चला हुआ है इस जो हमने देखी यहाँ पे क्लासरूम सिचुएशंस में, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमको दिख रहा है, टीचर डोमिनेंस है, या फिर लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, या फिर एवोल्यूशन थ्रू मार्क्स ओनली, कि हम सिर्फ एवोल्यूट कर रहे हैं बच्चों को उनके मार्क्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वही हमारा ठीक रहेगा कि बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे, सेल्फ एक्सपीरियंस से, और बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन से यहाँ पे सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट इज, कि जो व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम क्या है। यहाँ पे ये बात है, क्या ये कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन होता है, या अंडरस्टैंडिंग मीनिंग होता है, या फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, या फिर चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। देखिए जब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट की, तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाना ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस, कि हम अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं, और उस सीखने की वजह से, उस लर्निंग की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, दैट इज लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए लर्निंग बाय इनसाइट मीन्स कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। क्या वो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होती है, या वो सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप होती है, या ग्रेजुअल मेमोराइजेशन, या फिर रिपीटेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए जो इनसाइट लर्निंग की हम बात करते हैं वो होता है सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा है उसकी समझ इतनी हो गई है कि वो अचानक से रिलेशंस को समझ जाता है कि जो कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो उसके इनसाइट में भी कहीं होता है, वो अपनी समझ से, सूझबूझ से वो उस बात को समझ जाता है, और वो उस कंसेप्ट में और अपनी इनसाइट में वो एक रिलेशन बॉन्ड बना लेता है, और वो उसको बहुत इजीली समझ जाता है उस वाले कंसेप्ट को। यही है लर्निंग बाय इनसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रेनफोर्समेंट, जो क्रियानुबंधन जो है उसमें प्रबलन क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो ये वीक करता है बिहेवियर को, या फिर स्ट्रेंथ करता है हमारे बिहेवियर को, या फिर एलिमिनेट करता है रिस्पॉन्सेज को, या हैज़ नो इफेक्ट, या फिर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी लर्निंग पे। तो देखिए जो ऑपरेंट कंडीशन में जो रेनफोर्समेंट होता है वो बिहेवियर को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, वो हमारे व्यवहार को क्या करता है, मजबूत करता है। देखिए यदि हम कोई अच्छा काम कर रहा है बच्चा, या फिर हम ही कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई अच्छा काम किया, और जो हमसे ऊपर है, मान लीजिए हमारा बॉस है, या फिर हमसे ऊपर कोई हमारे सीनियर्स हैं, यदि वो हमको रेनफोर्समेंट देंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बिहेवियर है जो हमने उस टाइम किया था, जिसकी वजह से हमको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला है, तो क्या होगा, उसको एक मजबूती मिलेगी, उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और हम नेक्स्ट टाइम भी हम वैसा ही अच्छा काम करेंगे ताकि वो और सबको भी अच्छा लगे और सबको भी पसंद आए। तो यही बात यहाँ पे है कि जो रेनफोर्समेंट है यदि पॉजिटिव रहेगा तो हमारे बिहेवियर को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू पावलोव कंडीशन रिस्पॉन्स ऑक्योर ड्यू टू, कि जो इनके अनुसार जो सशर्त बंद जो प्रतिक्रिया होती है वो उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली, रेनफोर्समेंट ओनली, या फिर पनिशमेंट, या फिर हैबिचुएशन की आदतन क्रिया से। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारा ए रहेगा, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली, कि जो उद्दीपनों के बीच में जो संबंधता, जो एक एसोसिएशन होती है, उसकी वजह से ही जो कंडीशनल जो रिस्पॉन्स है वो ऑक्योर होते हैं। ऐसा मानना था किसका, इवान पावलोव जी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो लॉ है एक्सरसाइज का वो एसोसिएटेड है किसके साथ, किसने दिया था ये वाला जो कंसेप्ट है ये, तो ये दिया था हमारा थॉर्नडाइक जी ने।
किसने दिया था? थॉर्नडाइक जी ने। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बांडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजेस, जो बांडोरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो इनका सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है, वो किस बात पर जोर देता है? क्या लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, कि हम औरों को देख के सीखेंगे, या लर्निंग बाय डूइंग, या फिर लर्निंग बाय कंडीशनिंग, या फिर लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट? तो देखिए, जो बांडोरा जी का जो मानना था, ये वो कहते थे कि जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को देख के ही सीखते हैं, और वही क्या होता है? वही लर्निंग होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने यदि आप अच्छा बिहेव करोगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, और यदि हम गंदा बिहेव करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन लर्निंग बिकॉज इट। मोटिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है लर्निंग में? इससे क्या होते हैं? हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्रिएट करते हैं डिस्ट्रक्शंस को, डायरेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को टुवर्ड्स आवर गोल, और कॉजेज एंजाइटी, या फिर एंजाइटी को ये उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हमारा रहेगा सी, कि ये डायरेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को गोल तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज, बच्चों को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? कि हम फियर पैदा कर दें, हम बच्चों को पनिश करें, या फिर इनकरेजमेंट दे बच्चों को, और उनको हम रिकग्निशन भी दें। थर्ड है यहाँ पे कंपैरिजन करें दूसरों के साथ, या फिर हम उनको धमकी देंगे, बच्चों को हम थ्रेट देंगे बच्चों को। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपने भी यहाँ पे लगा लिया होगा कि कौन सा होगा। तो वो होगा इनकरेजमेंट देंगे हम बच्चों को, और हम उनको मान्यता देंगे कि हाँ, आपने ठीक किया है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अचीवमेंट मोटिवेशन इज, उपलब्धि जो प्रेरणा है वो क्या होती है? ये क्या होती है? डिजायर टू कम्पीट एंड सक्सीड, डिजायर टू हेल्प अदर्स, डिजायर टू अवॉइड फेलियर्स, या फिर डिजायर टू गेट पावर। देखिए, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर रहेगा डिजायर टू कम्पीट एंड सक्सीड, कि जो हमारी प्रतिस्पर्धा और जो सफलता की जो इच्छा होती है, वही हमारी उपलब्धि प्रेरणा है, कि जो हम चाहते हैं वो हम अचीव करें, वही हमारे अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इमोशंस इन्फ्लुएंस लर्निंग बिकॉज, जो इमोशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। क्यों? क्योंकि दे ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग, नहीं, ये तो नेगेटिव आंसर है, तो एक क्रॉस हो गया है। दे आर अनरिलेटेड टू लर्निंग, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। दे डायरेक्ट लर्नर्स, ये लर्नर्स को डायरेक्ट करते हैं, या फिर दे इंक्रीज अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो यदि हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में क्या होता है, ये भी एक इमोशंस ही होता है। तो यदि हमारा इंटरेस्ट है, हम अटेंशन दे रहे हैं, तो हम लर्निंग भी अच्छा कर पाएंगे। और इमोशंस इस तरीके से हमको क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइज फ्रॉम, जो आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो उत्पन्न होती है कहाँ से? इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक्सटर्नल रिवार्ड्स, फियर ऑफ पनिशमेंट, या फिर टीचर प्रेशर। तो देखिए, जो आंतरिक जो भी प्रेरणा होती है वो होती है हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के चलते। यदि हमारी खुद की संतुष्टि हो गई है, जो हम जानना चाहते थे यदि हमने जान लिया है, तो तभी ये जो मोटिवेशन होता है, जो आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो उत्पन्न होती है। कि जब तक हमारी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होती है तो हमारा ऐसे ही मतलब हम जानने के इच्छुक बने रहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए स्टूडेंट स्टडीज सिंसियरली टू गेट टीचर प्रेज, जो बच्चा है वो टीचर से क्या चाहता है कि टीचर उसको प्रेज करे, इसलिए वो अच्छे से पढ़ता है। तो ये क्या है? तो ये होगा हमारा बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसको कहेंगे, कि बच्चा बाहरी किसी प्रेशर के कारण पढ़ रहा है, तो इसलिए ये रहेगा बाहरी प्रेरणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, कब रहेगा इफेक्टिव? हमारा जो प्रबलन होता है कब रहेगा? जब इसको डिले किया जाए, या फिर इसको हर्ष किया जाए, या इसको रेयर किया जाए, या फिर ये इमीडिएट दिया जाए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा ठीक रहेगा, कि जब बच्चे ने काम किया, जब भी हम बच्चे को बोल दे कि यस यू कैन डू गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप ऐसे ही करते रहिएगा। का बच्चे ने काम किया, हमने उसको रिस्पॉन्स दे दिया,
तो तभी ये अच्छा काम करता है, तभी ये इफेक्टिव रहता है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेट लर्निंग ऑक्योर थ्रू, कि जो अधिगम होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, जो अधिगम के लिए प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, या फिर किसका यहाँ पे इम्पैक्ट रहता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट के साथ, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है हमको लर्निंग के लिए, या फिर रेनफोर्समेंट, या फिर मेमोराइजेशन। तो देखिए, जो पियाजे ये मानते थे कि जो लर्निंग है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं तभी हम लर्निंग कर सकते हैं, या तभी लर्निंग होती है, ऐसा मानना था जीन पियाजे जी का। तो यहाँ पे 16 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाले थे तो वो किस बात पे वो एम्फेसाइज करते थे, किस बात पे वो बल देते थे। तो देखिए, क्या ये सिर्फ मेमोराइजेशन को बोलते थे ये, या फिर टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस ये देते थे, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, या फिर वन वे कम्युनिकेशन। देखिए, जो निर्माणवादी जो दृष्टिकोण है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो बच्चे हैं वो खुद से सीखे, खुद से बच्चे अपनी नॉलेज को क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, खुद से वो अपनी नॉलेज का क्या करे, निर्माण करे। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा लर्नर्स का, बच्चों का, तभी बच्चे लर्निंग कर पाएंगे बहुत ही अच्छे इफेक्टिव वे में। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर मीनिंगफुल लर्निंग इज, कि जो सार्थक जो अधिगम होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। लिंकिंग न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज, या फिर रोट मेमोराइजेशन, या फिर रिपीटेशन ओनली, या फिर मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। तो देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं मीनिंगफुल लर्निंग की, तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है कि जो हमारी पहले की नॉलेज है उसको हम कनेक्ट कर पाए, उसको हम लिंक कर पाए अपनी न्यू नॉलेज के साथ, कि जो हमने पहले सीखा है, जो हम पास्ट में सीख चुके हैं, वो हमारे कनेक्ट हो जाए हमारी प्रेजेंट की नॉलेज के साथ। तो डेट इज मीनिंगफुल लर्निंग, कि हाँ, कि जो हमने सोचा, जो हमने समझा, जो हमने सीखा, वो क्या है, वो हमारे लिए मीनिंगफुल है, उसको हम यूज कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस मीन्स, कि जो टीचिंग है वो आर्ट भी है, वो एक कला भी है, और वो एक विज्ञान भी है। तो इस बात का क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, क्या टीचिंग इज नाइदर आर्ट नॉर साइंस, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन में तो हमसे इसका मीनिंग पूछा है और ये तो मनाही कर रहा है कि कोई ये कला भी नहीं है और ये कोई विज्ञान भी नहीं है, तो वो सोचते यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो गया है। सेकेंड है, टीचिंग इज ओनली साइंटिफिक, नहीं, सिर्फ साइंटिफिक भी नहीं होती है, ये सिर्फ क्रिएटिव भी नहीं होती है। ओनली वर्ड तो यहाँ पे टीचिंग के लिए बना ही नहीं है, और ये नेगेटिव सेंस भी यहाँ पे रॉन्ग ही है। तो ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट रहेगा। टीचिंग रिक्वायर्स बोथ क्रिएटिविटी एंड मेथड्स। जो टीचिंग है उसको यहाँ पे दोनों चीज़ों की नीड होती है, क्रिएटिविटी की भी और सेकंड मेथड्स की भी। इनका यूज़ करके ही टीचिंग जो है वो अपने एम्स को यहाँ पे फुलफिल कर पाती है। क्योंकि जो टीचिंग है वो बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहती है, वो बच्चों को इजी मेथड यूज़ करके बच्चों को अच्छे से टीच करना चाहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए यहाँ पे क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। क्या नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ओनली, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स को समझना, यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबोव, या फिर सारे। तो देखिए, टीचिंग के लिए यहाँ पे सारे ही जो मैथ यहाँ पे दिए गए हैं तीनों, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि टीचर को नॉलेज ही नहीं होगी अपने सब्जेक्ट मैटर की, तो वो अच्छे से बच्चों को टीच नहीं कर पाएगा। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, बच्चों को समझना भी जरूरी है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चा हमसे क्या डिजर्व करता है, क्या बच्चा हमसे मांग रहा है, कि हम उसको कहाँ तक सपोर्ट करें और कैसा सपोर्ट हम बच्चे को दें। थर्ड है यहाँ पे यूज ऑफ प्रॉपर मेथड्स, कि हम कैसे मेथड्स यूज कर रहे हैं बच्चों को टीच करने के लिए। तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इफेक्टिव लर्निंग ऑक्योर, कि इफेक्टिव लर्निंग जो होती है वो कब होती है, जो प्रभावी जो अधिगम है वो कब होता है। जब टीचर एक्सप्लेन करता है एवरीथिंग, हर चीज टीचर ही बता दे हमको,
या फिर लर्नर इज इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड, जब जो लर्नर जो सीखने वाला है वो मोटिवेटेड हो और वो इंटरेस्टेड हो उस चीज़ें सीखने के लिए, तब होती है। या फिर ओनली टेस्ट आर कंडक्टेड, जब हम बच्चों के लिए हम बस टेस्ट ही लेते रहे बच्चों के। या फिर डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट, कि हम डिसिप्लिन को बहुत ही कड़ा हम यहाँ पे डिसिप्लिन बना दे क्लासरूम में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो देखिए यदि हम इफेक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो जो लर्नर है वो जब इन्वॉल्व हो जाएंगे लर्निंग में प्रोसेस में, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इफेक्टिव लर्निंग यही होती है कि जब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे और बच्चे मोटिवेटेड होंगे तो वो हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से वो सीखेंगे, तो तभी होगी इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए टीचर सक्सेस इज बेस्ट जज्ड बाय, जो एक टीचर है उसकी सक्सेस को कैसे जज किया जाता है, कि जो टीचर है टीचर की सफलता जो है वो यहाँ पे उसको हम कैसे जज करेंगे, क्या हम डिसिप्लिन देख के जज करेंगे, या फिर हम टीचर की पॉपुलैरिटी को देखेंगे, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे, या फिर नंबर ऑफ लेसन कंप्लीटेड, कि टीचर ने कितने लेसन कंप्लीट कराए हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना ऑप्शन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर की सक्सेस की, तो ये कब माना जाता है कि जब बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंड करती है कि टीचर ने जो सिखाया क्या बच्चे ने उसको सीखा, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा बच्चे आउटकम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस बात पे डिपेंड रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। द मेन एम ऑफ टीचिंग शुड बी, टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए, जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल होमवर्क देना बिल्कुल भी नहीं, मेमोराइजेशन फॉर फैक्ट नहीं, कवरिंग सिलेबस नहीं। ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, कि बच्चों की समझ और चिंतन का क्या करना, विकास करना, कि बच्चे अच्छे से हर चीज़ को समझ सके और बच्चे क्या कर सके, चिंतन कर सके, बच्चे थिंकिंग कर सके अपने टॉपिक्स को लेके, अपने कंसेप्ट को लेके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ठीक रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए 24 क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। द टर्म लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, सबसे अच्छी यहाँ पे लर्निंग के लिए कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, या फिर रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज, या चेंज ड्यू टू ग्रोथ, इमिटेशन ऑफ अदर्स, कि हम दूसरों की नकल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा ठीक है। बेस्ट डेफिनेशन जो है लर्निंग की वो यही है, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, कि हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाना हमारे एक्सपीरियंस के, तो यही क्या है, दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लर्निंग इज सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग को कब इफेक्टिव कहा जाएगा। तो देखिए इसको कब कहा जाएगा, जब ये टेम्परेरी होगी तब नहीं। इट ब्रिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बाकी है यहाँ पे इट इज एक्सीडेंटल, एकदम से हो जाए। इट ओकर विदाउट एफर्ट, नहीं, एफर्ट के बिना तो लर्निंग हो ही नहीं सकती, एफर्ट तो हमको यहाँ पे अपने डालने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा ठीक है, इट ब्रिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। यदि हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है तभी हम मानते हैं कि हाँ हमारी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुई है, या फिर हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ लर्न किया है। जब वो चेंज हमारे बिहेवियर में दिखेगा ना, तभी हम मान सकते हैं कि यस लर्निंग हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें अनुभव के माध्यम से व्यवहार को क्या करना है, चेंज करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं लर्निंग, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा यूज करके, किसका, एक्सपीरियंस का यूज करके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्निंग को कैसे डिफाइन किया गया है। तो क्या इसको मेमोरी स्टोरेज देखेंगे, या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज देखेंगे, या फिर जेनेटिक मैचुरेशन देखेंगे, या फिर चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो देखिए वही बात हो रही है लर्निंग की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इसको इस वाले कंसेप्ट को ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस, दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ए चाइल्ड डाइट अफेक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक बच्चे की जो
डाइट है वो उसके सोच व समस्या समाधान क्या करिए प्रभावित करती है। दिस एग्जाम्पल शो दैट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस प्राइमरी बाय। तो ये किस बात, यह किसका उदाहरण है? क्या सिर्फ हेरिडिटरी है या एनवायरमेंट है या फिर ये अर्ली वर्सेस लेट एक्सपीरियंस है या फिर ये कंटिन्यूटी है? तो देखिए ये है हमारा एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो डाइट ले रहा है, वो कैसा सोच रहा है, कैसा वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि जो बच्चा खा रहा है, जो बच्चा डाइट ले रहा है, क्या वो उसकी थिंकिंग को और वो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रभावित करती है? करती है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना, जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन। तो ये क्या है कि जैसे हम सोच के खा रहे हैं, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसा हम खाएंगे, जैसे हम एक मूड के साथ खाएंगे, हमारा जो माइंड है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमारा माइंड भी बिल्कुल पॉजिटिव ही ट्रैक पे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर इन, जो शिक्षक जो मनोविज्ञान है वो शिक्षक के किस में सहायता करता है? अंडरस्टैंडिंग लर्नर, लर्नर को समझने में, या फिर सिलेक्टिंग सुटेबल मेथड्स, मेथड को सिलेक्ट करने में, या फिर सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो टीचर की हेल्प करेगी लर्नर को समझने में भी, सुटेबल मेथड को सिलेक्ट करने में भी, और क्लासरूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा कि सारे ही बातें यहाँ पे बिल्कुल ठीक कही गई हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए 7 ईयर एक बच्चा है, 7 साल का एक बच्चा है जो चीज़ों को अरेंज तो कर लेता है साइज के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एंड अंडरस्टैंड कर लेता है वो कि 5 + 3 8 होता है और 8 - 3 5 होता है, ठीक है। बट कांट थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चा है वो वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार क्रम में तो रख देता है, लेकिन वो न्याय जैसे शब्द को वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये अमूर्त विचार है। मतलब हम न्याय को देख थोड़ी ना सकते हैं। तो अमूर्त क्या होता है? जिसको हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से, वो होता है अमूर्त चीजें। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्याजे के अकॉर्डिंग विच स्टेजेस, यह कौन सी अवस्था है? तो देखिए ये जो अवस्था है ये हमारी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 ईयर्स तक। इस एज में जो बच्चा होता है वो ये तो सीख जाता है कि हम चीज़ों को इनके साइज के अकॉर्डिंग या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कैसे प्लेस करें, कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है। वो ये बात तो समझ जाएगा बच्चा बिल्कुल। और बच्चे को ये सब जो कंसेप्ट है जो मैथ से रिलेटेड है वो भी बच्चा समझ जाता है, प्लस माइनस गुना भाग बच्चे को आ जाता है। कि बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है उनको बच्चा नहीं जान पाता है, क्योंकि बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं होता है 7 से 11 ईयर्स की एज में। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है अमूर्त विचार वाला वो बच्चे के माइंड में नहीं आएगा। और वो स्टेज कौन सी होती है? वो होती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस क्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 ईयर तक। तो आज हमारे क्वेश्चन ये पूरे हो गए हैं। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।